भर में जिन अपने ऋषि तुल्य गुरुओं से शिक्षा और थोड़ी बहुत दीक्षा भी ग्रहण की होगी, उनका स्मरण करते हुए अपने पंचासीन आशा जी जो इस विभाग की, इस विषय की मेरी दृष्टि में, मेरी लघु दृष्टि में एक संतुलन बिंदु हैं, उनको भी अपनी बातों में साझा करते हुए और एक चीज का उल्लेख करना सतीश जी ने से छूट गया है, उसका पहले मैं स्मरण करते हुए, उनको तो स्मरण है मगर उन्होंने चालाकी से छोड़ दिया है, उसको भी आप लोगों के हितार्थ, उनको तो उससे जो हित हुआ है वो है। गुरु कभी अपने शिष्यों के बीच एक तो कोई शिक्षक जब वर्ग में जाता है तो उसकी जो सर्वोत्तम चीजें होती हैं वही वहां प्रस्तुत होती है। जैसे कोई भी व्यापारी अपने शो केस में अपना सुंदरतम चीज लगाता है, तो यह शिक्षक को एक वरदान है सरस्वती का कि वो क्लास में ईमानदार होता है और जो उसका सर्वोत्तम होता है वो देता है। मेरा निर्माण कैसे हुआ उससे पहले सतीश जी की उस बात के प्रति कृतज्ञता, इनके पीछे भी मैं कहता हूँ, मैं जेआरएफ में था और हम लोग जब पढ़ के 86 जनवरी में संभवतः हम लोगों का रिजल्ट हुआ था तो तब तक आ गया था कि 92 दिसंबर तक जो पीएचडी करेंगे उनको नेक्स्ट जेआरएफ से वंचित रखा जाएगा, नहीं तो करना होगा। तो मेरा जेआरएफ हो गया था, तो हमको लगा कि हमको तो ठीक ही है, इनका पीएचडी होना चाहिए, इनका जेआरएफ नहीं था, तो इसलिए हमसे इनका पहले पीएचडी हो गया। तो इसमें भी सतीश जी का सुझाव था और उस पर हमने अमल भी किया। दूसरा था कि जब मैं इंटरव्यू में गया या जाना था, उससे पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था इलाहाबाद में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। तो इन्होंने कहा कि आपको तो थीसिस है नहीं, तो आप जो काम किए हुए हैं उसमें से कुछ रिसर्च पेपर छपवा लीजिए। हम कभी कहाँ छपवाएं, उस समय यहाँ प्रकाशक भी नहीं था, इन्होंने पता दिया और एक आलेखन प्रकाशन था वो डाक बंगला चौक पर पटना, तो गए, वो 5-7 दिन में छाप दिया, 20-22 पेज का बुकलेट था और बंधुवर उसी पर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं जब गया तो हमको अपनी नियुक्ति का, या हमेशा को भी होना चाहिए, हमको नियुक्ति की जितनी प्रसन्नता थी उससे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की थी कि नामवर जी ने सिलेक्ट किया, कि उस समय नामवर जी से बड़ा आदमी हिंदी में पूरे भारतवर्ष में नहीं था। तो इस मैंने अभिमान या गौरव के साथ हम लोग जीते हैं। तो नामवर जी के पास जब मैं इंटरव्यू में गया तो जो पत्रिका में कुछ आलेख सब था, उसमें वो सबसे ऊपर जो दुबली पतली चीज थी, तो नामवर जी यहाँ बैठे थे, यहाँ थे, तो उन्होंने ऐसे देखा, तो मैंने बढ़ाया उनकी ओर, तो उन्होंने कहा, मैंने लेने का प्रयास किया, तो मैंने बढ़ा दिया। तो उसका शीर्षक था गद्य गीतकार एवं कला मर्मज्ञ राय कृष्णदास। उसको उलट पुलट कर देखा और उसमें 8 प्रश्न उन्होंने पूछा और उसके बाद कहा कि तुम इसकी एक प्रति दो। पहले आप कहते थे, इंटरव्यू के बाद उन्होंने तुम कहा, तो मैंने इसका नोटिस ले लिया और तब उन्होंने कहा कि तुम इसकी एक प्रति दो। तो मैंने कहा कि सर आवेदन में मैंने लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। तो मैंने उस पर लिखा गुरु तुल्य डॉक्टर नामवर जी को पूजा भाव से, और तब उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जाओ। तो जब मैं उठने लगा तो चेयरमैन ने पूछा कि आप जेआरएफ हैं, तो मैंने कहा बेशक। उसके बाद मैं निकल गया। तो मुझको लग गया कि मेरा सिलेक्शन होगा। ये श्रेय सतीश जी को जाता है जिन्होंने वो बुकलेट उस समय भी नहीं जानते थे, और जिस समय हमारे गुरु ने हमको वो विषय दिया था तो हमारा एक ही पेज का सिनॉप्सिस है। उस समय थोड़ा मन मेरा छोटा था, लेकिन जब मैं बनारस अपने शोध कार्य के लिए गया, 10 दिन वहाँ बिरला हॉस्टल में रहा
और राय कृष्णदास के पुत्र उस समय काउंसलर थे वहाँ, राय आनंद कृष्णदास उनसे मिले, या फिर उन पर जो वहाँ शोध कार्य आदि हुए थे, या वहाँ जो कला भवन है वो राय कृष्णदास की थी जो उन्होंने बीएच जी को डोनेट की। उस सब देखने के बाद मुझको लगा कि तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब मैं जब गुरु जी के यहाँ गया तो गुरु जी ने एक बात बताई, है ना, कि नामवर जी 8 साल रहे थे उनकी कोठी में राय कृष्णदास के। और अमूमन लोग कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंधों पर रिसर्च आदि करते हैं। यह गद्य गीत और कलालोचन, यह जो विषय का एक नया तरीका था जिस पर राय कृष्णदास ने बहुत काम भी किया है, तो ये सिलेक्शन का कारण बन गया। तो इसलिए अपने गुरु को अगर इस चुंबकीय भाव से आप देख रहे होते हैं तो उनकी कोई बात जीवन में कहीं सफल हो सकती है। ये मैंने आजमा कर देखा। एक दूसरी बात जो राय कृष्णदास में थी, जो उनके निधन पर दिनवान में पहले छपा था, उनकी स्मृति की लेखाएं में भी आगे में उसको शामिल किया है। एक स्मृति की स्मृति में 12-14 पेज का एक संस्मरण है उनके निधन पर लिखा था। उसमें बहुत सारी बातें हैं। उन पर एक जो बात मुझको लगी, जिसकी जरूरत हम सबको है, क्योंकि आने वाला जीवन इतना कृतज्ञ है और इतना मारक है जिससे हम सबको जूझना है। उस दृष्टि से आगे में लिखा है कि जीवन के अन्य पक्षों में दो व्यक्ति एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। वो राय साहब के यहाँ एक ही साथ सुस्वादु भोजन का आनंद लेना पसंद करते थे। मतलब इतना समन्वयशील व्यक्तित्व था राय कृष्णदास का। अब एक जो शरण ने भी बताया, राकेश जी ने भी बताया, मेरी नौकरी की, ये मुझ में माँ से आया है। हमारा ज्वाइंट फैमिली था, 35 आदमी का भोजन बनता था। महिलाओं की बारी अक्सर बाद में आती थी। माँ को घर से 2.5 किलोमीटर पैदल जाना होता था और हमारे जन्म के 4 ही महीने बाद उनको नौकरी हुई थी। 30 अप्रैल 61 को मेरा जन्म हुआ था और 8 नवंबर को उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनको 20 दिन महीना में भूखे जाना पड़ता था, समय की प्रतिबद्धता को मेंटेन करना। ये चीजें मैंने देखी और प्राथमिक कक्षा तक उनके साथ ही जाकर पढ़ता था। तो ये आज भी है। फिर किसी बच्चे के उनकी कक्षा में है, रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है प्रार्थना, उसमें एक पंक्ति है कि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। और एक जब मैं टीचर हो गया तो उस समय वहाँ राजेंद्र कॉलेज में मैं जब ज्वाइन किया तो वहाँ 126 शिक्षक थे, इतना बड़ा कॉलेज। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कई कार्यक्रम से उसमें एक में जज हमको भी बनाया गया। तो उसमें एक मदन बाबू थे, इतिहास के विभाग अध्यक्ष। तो सुभाष चंद्र बोस पर बोलते हुए उन्होंने जितनी बातें कही उसमें एक बात थी जो समय से संबंधित थी कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी डायरी में लिखा है कि अंग्रेजों से कुछ चीजें हमें सीखनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 है समय की पाबंदी। और लिखा है कि किसी भी अंग्रेज के लिए 6 बजे का कभी भी 6:01 नहीं होता है। हम लोग के लिए सुबह के 6 बजे का शाम तक भी 6 बजे हो तो कोई हर्ष नहीं है। तो समय के प्रति इस तरह। और दूसरा तो सतीश सर ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया, वहाँ उस समय एक भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल नहीं था, तो बच्चे को पढ़ाना संकट था। और हम पति पत्नी का जो मामला है वो शब्द और अर्थ का मामला है, हम अलग नहीं रह सकते। तो ये भी बात थी। 113 किलोमीटर प्रतिदिन जाना। कॉमर्स का क्लास वहाँ सुबह में होता था, तो रूटीन विभाग का मैं ही अमूमन बनाता था। तो मैं यहाँ 2:45 में हम दोनों जगते थे। 1 घंटा में टिफिन आदि बनाती थी, हम अपना तैयार होते थे, दादी बनाना, स्नान ध्यान करना, पूरी दिनचर्या के साथ जाना है। साइकिल उठाते थे, स्टेशन 3:45 में चलते थे, 4:15 बजे सद्भावना पकड़ते थे और 6:50 पर छपरा जंक्शन होते थे और 10 मिनट में पांव पैदल क्लास रूम में होते थे। इसका इतना बड़ा अनुशासन था कि हम नए लोगों पर किसी पुराने टीचर को कहीं कहने के लिए कुछ बदले।
और 5 कक्षा में करता था 12:35 तक, और उसके बाद 12:40 में कैंपस छोड़ दिया। ये काम मैंने 13 वर्ष किया। अब 12 बजे सोना, पौने 3 ही घंटा में सोना हम दोनों का होता। तो ये जो समय के प्रति है वो बाद में भी बहुत तरह से काम दिया है जीवन। दूसरा, ऑनर्स में मैं गोयनका कॉलेज में पढ़ता, अच्छा शिक्षक थे। उसमें एक सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। एक शिक्षक थे बीएन द्विवेदी, वो धोती कुर्ता पहनते थे और यूपी के रहने वाले थे। तो यूपी वाले का टोन भी थोड़ा दूसरा रहता है। तो वो सबको बेटा बेटा करते थे। तो कहते थे कि बेटा टेक्स्ट पढ़ने का मतलब पाठ, तो पाठ पढ़ने का या कहा तो उन्होंने सभी विद्यार्थियों को, उसका असर मुझ में हुआ, इसलिए मैं पाठ पढ़ता और इसलिए मुझको गद्य की भी बहुत पंक्तियां याद है। और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे उस समय आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी कि इसका क्या लाभ होता है, इसलिए पाठ पढ़ने का अभ्यास करें। और तीसरा, हर शिक्षक में कुछ अपनी पहली थी, इसीलिए ईश्वर ने उसको भेजा। और जिनमें जो अच्छी चीजें हैं उसको आप अपनाइए, और ये कला जिसने भी सीख लिया, हम लोगों के भी 12 शिक्षक थे, कोई बहुत अच्छी व्याख्या करना, कोई बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाना, कोई बहुत अच्छा नाटक पढ़ाना, अलग अलग क्वालिटी थी, हम लोगों ने सबसे सीखा। आप लोगों को भी, और आपका समय हमसे ज्यादा कठिन, आज से 30 वर्ष पहले का भारत या हायर एजुकेशन आज नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो उस प्रतिस्पर्धा में अगर समय बचाना आपने सीखा है और उसका इस्तेमाल करना, तो फिर आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकेगा। एक और बात, एक आध्यात्मिक चेतना के गुरु ने अपने व्याख्यान में एक बात कही कि ज्ञान की प्राप्ति एक घटना। अब फिर एक दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा उसी व्याख्यान में कि उसकी प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है। तो एक जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि ये गुरुदेव, ये दोनों बातें कैसे होती, और ये आप पर लागू है इसलिए मैं कहता हूं। तो उन्होंने बताया कि न्यूटन से पहले भी बहुत सारे लोगों ने चीजों को देखा होगा कि सारी चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, मगर वह न्यूटन को ही विदित हुआ, लक्षित हुआ कि सारी चीजें नीचे क्यों होती हैं, गिरती हैं। और उन्होंने फिर खोजना शुरू किया और उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता चला। उन्होंने विज्ञान में सिद्धांत का नया निरूपण किया। चीजें तो उत्पन्न से घटित हो गई, लेकिन न्यूटन भी इससे पहले कितनी बार देखा होगा, जिस समय यह कौंध पैदा हुई उस अर्थ में ज्ञान की प्राप्ति एक घटना। और यह किसी विज्ञान या किसी भी ज्ञानानुशासन के जो विचारक या दार्शनिक हुए हैं उन पर ये बात लागू होती है। राकेश जी हमारे बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छे सुशांत भी लिखते हैं। इनसे पूछिए कि एक अच्छी कहानी लिखने के बाद ये दावा कर सकते हैं कि कल भी ऐसी कहानी लिख लेंगे। इसी अर्थ में ज्ञान की प्राप्ति एक घटना है। वो आपके चाहने से जिस समय चाहिएगा उस तरह की मनोवृत्ति या उस तरह की चीजें आपके भीतर उत्पन्न हो जाए जरूरी नहीं, मगर प्राप्त भी उसी को होगा जो उसके लिए साधनाशील है, जो लापरवाह है उसके लिए नहीं। तो ये दोनों चीजें आपके प्रसंग में लागू होती है। तीसरी बात, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, सब कुछ प्रमाणित हो गया, सब कुछ सिद्ध हो गया, फिर आज क्यों लिखा जा रहा है, फिर आज पर क्यों बात हो रही है? क्योंकि जो नए नए विचार होते हैं, तो इलियट ने ही कह दिया था कि केवल अतीत वर्तमान को प्रभावित नहीं करता है, वर्तमान ही अतीत को प्रभावित करता है। तो जब नई चीजें आती हैं उस प्रसंग में जो पुरानी धारणाएं हैं उसको परीक्षण करने का एक नया आयाम मिलता है। और विशुद्ध जो विद्यार्थी है उसका यही, जैसे इसके बाद आपको भी रिसर्च करना है, रिसर्च में तो खोजी हुई चीज पर रिसर्च करना है ना, और उसमें से नई बात निकालना है। 1916 में प्रभात खबर में एक आर्टिकल छपा था रविभूषण सितांशु का। हम लोग कहानी
बराबर पढ़ते भी हैं, पढ़ाए भी हैं, लेकिन उस आलेख को पढ़ने के बाद लगा कि इस दृष्टि से तो हम लोगों ने कभी विचार ही नहीं किया था, जिसका शीर्षक था सूच्य कथा की बुधिया और गर्भस्थ शिशु। वो पूरी कहानी जिस पर निर्भर है, उस बुधिया का एक डायलॉग पूरी कहानी में नहीं है। अब जरा स्त्री विमर्श की दृष्टि से, अस्मिता विमर्श की दृष्टि से अगर विचार करिए तो कहानी कल तक जो अर्थ दे रही थी उससे बिल्कुल नए अंदाज में उस कहानी का अर्थ बनता है। और दूसरा, गर्भस्थ शिशु। अगर हर शिशु गर्भ में ही दम तोड़ दे तो फिर समाज और सृष्टि का क्या होगा, विचारणीय विषय है। इस दृष्टि से विभूषण सिद्धांशु, हमारा उससे सहमत होना ना होना अलग विषय हो सकता है, मगर उस कहानी पर एक नया विमर्श पैदा करता, तो इसलिए अध्ययन भी करना जरूरी है। और शुक्ल जी ने 2 निबंध लिखे हैं, उसको पढ़ना चाहिए, हो सकता है आप लोगों से कुछ विद्यार्थियों को मिला भी होगा। एक का नाम है अध्ययन और दूसरे का नाम है आत्मनिर्भरता। ये दोनों विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। अध्ययन है क्या चीज? अध्ययन आप जिस तनाव में, जिस अभाव में है, उसमें कैसे अध्ययन किया जाए और उसके क्या क्या लाभ हैं, ये उस निबंध में है। और आत्मनिर्भरता तो जो आज़ादी का दौर था जिसमें देशी चीजों को अपनाने का संकल्प था, उसी दृष्टि से या कि हम बार बार जो गुलाम हुए हैं तो इसीलिए होते हैं कि हम बार बार पराश्रित हो जाते हैं, हम अनुग्रह पर आधारित जीवन जीने के अभ्यासी हो जाते हैं, और जब जब ऐसा होता है तो हम पराधीन हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर अपने विचारों में, मतलब आप जितना जानते हैं उस पर आपको दुविधा नहीं हो। सतीश सर की बात आपके क्लास में भी आए होंगे, इन्होंने 100 के आसपास अभी तक शोध कार्य भी कराया है। शोध की एक बहुत मैंने हम लोगों को अपने रिसर्च जिसको कराए हैं उसका टॉपिक कुछ दिनों के बाद याद नहीं रहता है, मगर हमारे साथ भी 5 साल 10 साल पहले कोई रिसर्च किया है, उसका भी इनको शीर्षक याद होता है। तो इन्होंने एक अभ्यास, निरंतर प्रक्रिया के तहत अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाया, और यह हर शताब्दी में, हर सेशन में कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए कोई जरूरी नहीं। तो इस रूप में हम कहते हैं कि अपने शिक्षक को किसी न किसी को इस तरह आइडियल बनाइए जिस दिशा में आपको बढ़ना है, इससे आपको बहुत लाभ होगा, है ना। हमारे रमेश जी हैं, है ना, हम लोग का जीके उतना मजबूत नहीं है कि हिंदी में क्या छपा, उस पर क्या प्रतिक्रिया आई नहीं आई। हम लोग सीमित पत्रिका पढ़ते हैं कि थोड़ा संघ संगठन भी जोड़ते हैं, यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनसे भी इनका संवाद होता रहता है। तो उस क्रम में, उस संवाद में केवल व्यक्तिगत बातें नहीं होती हैं, उस संवाद में यह भी होता है कि अभी नया क्या आया, क्या लिखा गया, दिल्ली में किस विषय पर, किस कविता पर, किस लेखक पर चर्चा हो रही है ना। तो उनसे वो जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है, और ये कौशल आप में विकसित होगा, है ना। ये कैसे होगा, ये आपको विकसित करने का नया नया जो अंदाज है, थोड़ा सा वही जब अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा। जब से हम लोग जब पहली बार क्लास में गए तो मालूम हुआ कि क्या हम नहीं जानते। शिक्षक जब अध्यापन करता है तब उसको पता चलता है कि हम अच्छी परीक्षा के अच्छा जो मानदंड था उस सब पार करके आ तो गए, लेकिन अध्यापन करना एक बिल्कुल अलग बात है, और तब फिर से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि हम बच्चा विद्यार्थी जब हमारा होता है तो हमको किताब को गलत कह सकता है, लेकिन वो हमको गलत नहीं कह सकता है। तो शिक्षक का भी धर्म है कि अपने बच्चे के समक्ष जो नहीं जानता है उस पर बाद में बात होगी, लेकिन उसको कुछ गलत बता के चल जाए, ऐसा नहीं। और हम लोगों के समय शिक्षक और बच्चों में एक दूरी होती थी, इसका भी एक अलग अनुशासन होता था। आजकल आप लोग थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक हुए हैं, हम लोग भी बहुत डेमोक्रेटिक हुए हैं, तो हम लोग बच्चों से व्यक्तिगत भी हालचाल ले लेते हैं। उस समय यह सब प्रथा नहीं थी, तो इसका लाभ होना चाहिए। एक दूसरा जो आप लोगों का निगेटिव है आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, हम लोगों के समय में ऑनर्स का भी गेस्ट पेपर नहीं छपता। आज एमए का भी गेस्ट पेपर छपता है और 60-70% विद्यार्थी उसी के भरोसे परीक्षा देता है।
ये आप ही का नहीं, ये पूरे समाज और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। हम लोगों को शिक्षक ने हमेशा कहा कि जितना ही पढ़ते हो अच्छी पुस्तकें पढ़ो, तो अच्छी पुस्तक पढ़ने का अभ्यास डालिए। जब अच्छी पुस्तक पढ़िएगा तो अच्छे विचार भी आएंगे और उस तरह आपकी भाषा भी बेहतर होगी, है ना। इनका व्याकरण बहुत दुष्ट है, क्योंकि संस्कृत परंपरा की है, तो हम इनसे व्याकरण सीखते रहे, यही हमसे लिटरेचर सीखते रहे। बाद में हमने कहा तो हम तो हिस्ट्री से एमए पास किए, संस्कृत से साहस नहीं हुआ, मगर ये हिंदी से फिर एमए इन्होंने किया, है ना। तो किसी उम्र में एमए पीएचडी सब करने के बाद इन्होंने एमए में एडमिशन कराया है और पढ़ा, तो किसी उम्र में पढ़ा जा सकता, और जितना ही पढ़िए उसको ठीक से पढ़िए। आप किसी भी इंटरव्यू में आपके लिंग वचन की अगर अशुद्धि होती है ना, तो वहां वो भूल नहीं है, वहां अपराध है और उसकी सजा आपको मिलेगी। इसका हमेशा ध्यान रखिए। वहां कोई एक्सक्यूज आपका न सुना जाएगा, ना कॉपी में लिखा है तो विचार किया जाएगा। इसलिए आप जो लिखें वो प्रमाणिक लिखें, वर्तनी भी उसकी शुद्ध हो, व्याकरण की दृष्टि से भी वो प्रमाणिक, क्योंकि इसके बाद कोई कक्षा नहीं है जहाँ ऐसा बताया जाता है और सिखाया जाता है। तो उस दृष्टि से भी आपको ये करना चाहिए। और इस विभाग की जो परंपरा रही है, जहाँ दिनकर ही हुए हैं तो फिर कहना क्या है, और जो भी यहाँ शिक्षक हुए हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र के, जिनसे हम लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो उनकी पुस्तकें पढ़ी या उनकी पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती है ना, उनके बारे में हम लोगों ने सुना। तो उस दृष्टि से अगर आप अपना आइडियल पुस्तकों को और पुस्तकों को, बेहतर पुस्तकों को बनाते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त ना हो। हाँ, वो देर हो सकता है, क्योंकि वो सिस्टम है जिसके कारण विलंब होता है। तो आखिरी बात अब क्या कहें, प्रसाद जी ने लिखा है, प्रसाद हमारा स्पेशल रहा है हम दोनों का। ऑनर्स में नाटककार प्रसाद पढ़ना होता था, उस समय ऑनर्स में भी स्पेशल था, तो हम दोनों ने प्रसाद को पढ़ा। तो प्रसाद जी ने ही लिखा है तमाइनी में, यह नील मनोहर कृतियों का यह विश्व रंग कर्म स्थल है, परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना। तो आप में जितनी प्रतिभा है जो ईश्वर ने दी है, प्रयत्न से आप उसको जितना प्रबल बना सकते हैं वही आपको यश और जो भी आप इच्छा रखते हैं वो सब आपको प्रदान करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं और स्नेहाशीष के साथ और अपने विभाग के सभी सहकर्मियों के प्रति पूरी कृतज्ञता के साथ, और मैं इसी शहर का नागरिक हूँ इसलिए मेरा हक भी है और उसको आमंत्रण भी है, उनको जब मन होगा हम आएंगे, है ना, और आप लोगों के भी चाहेंगे, उसमें हमको कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद।